गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक पढ़ेंगे। जन राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले जन राष्ट्रवाद जान लो कि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का उदय मतलब लोगों के भीतर देशभक्ति की भावना कब जागी। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा जो संघर्ष था धीरे धीरे एक जन आंदोलन के रूप में तब्दील होने लगा। पहले क्या होता था कि 1919 से पहले सिर्फ कांग्रेस एक पार्टी थी, जो राजनीतिक पार्टी, सिर्फ वो ही जो है उस टाइम के राजनीतिक रूप से विरोध करती थी सरकारी नीतियों का। अंग्रेजों की जो सरकारी नीतियां होती थी उनका विरोध करती थी। आम लोगों का उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ कि आफ्टर प्रथम विश्व युद्ध में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसके कारण अब लोग भी जो हैं वो उनके अंदर देशभक्ति का विकास हुआ और वो भी कांग्रेस का साथ देने लगे आंदोलन करने के लिए। तो इनमें कौन कौन से लोग जुड़े? किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते चले गए। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि आखिर प्रथम विश्व युद्ध में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागी। तो यहाँ पे कुछ कारण दे रखे हैं नीचे, अब हम इनको पढ़ते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब होता है देशभक्ति की भावना किसी के अंदर जगाना, तो राष्ट्रवाद ये होता है। तो अब इसको आगे सबसे पहले हम ये पहला वाला पॉइंट जानते हैं। इस युद्ध की वजह से, किस युद्ध की वजह से? प्रथम विश्व युद्ध की वजह से ब्रिटेन भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। ये जो युद्ध था, जो प्रथम विश्व युद्ध था, इसमें ब्रिटेन के सैनिक तो पार्ट ले ही रहे थे, क्योंकि इसमें ये जो प्रथम विश्व युद्ध था ये ब्रिटेन और यूरोप के जो कंट्रीज थी जैसे जर्मनी, फ्रांस, इनके अंदर हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। तो इसके अंदर जो है ना हमारे भारतीय सैनिक भी गए थे लड़ने के लिए, क्योंकि उस वक्त जो था हम पर ब्रिटेन का राज था। तो उस प्रथम विश्व युद्ध में भारत के जो अंदर ब्रिटेन की सरकार थी, यानी कि अंग्रेजों की जो सरकार थी, उसकी रक्षा व्यय में भारी इजाफा हो गया था। यानी कि यहाँ से जो है वो खर्चे, जो भारत के अंदर जो खर्चे हो रहे थे, क्योंकि सैनिकों को भेजना उधर लड़ने के लिए और इन सब का रख रखाव के लिए फिर चीज़ें खर्च करना और उनको बंदूकें प्रोवाइड करना और जूते प्रोवाइड करना, पूरा यूनिफॉर्म देकर भेजना, सब कुछ उनके खाने का रख रखाव, इन सब के अंदर खर्चा हो रहा था। तो इसके लिए मतलब इनकी जो बजट में काफ़ी इजाफा हो गया था, मतलब बहुत महंगा पड़ रहा था युद्ध करना ब्रिटेन को। तो अब खर्चों को निकालने के लिए क्या किया अंग्रेजों ने? सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। अब ये जो ब्रिटेन जो था वो भारत से सैनिक भेज रहा था, कहाँ? यूरोप में भेज रहा था लड़ने के लिए। तब अब उनको भेजने के लिए तो अब सरकार को पैसे चाहिए। सबसे पहले समुद्री यात्रा उस वक्त करना मतलब आप समझ लो कि बहुत महंगा होता था उस टाइम पे एक समुद्री यात्रा करना। तो इतने सारे सैनिकों को अगर ब्रिटेन भेजना है समुद्र से तो उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा, और खर्चा निकालने के लिए अब सरकार ने क्या किया कि यहाँ पर जो भारत में जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती थी, बड़े बड़े जो उद्योग धंधे होते थे, उसके ऊपर निजी उसके जो उद्योगों के का जो मुनाफा होता था ना, उसके ऊपर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया कि आप हमें टैक्स भरो, और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। कर मतलब वही टैक्स बढ़ा दिया। बड़े बड़े उद्योगों पर जो भारत के लोग चला रहे थे, बड़े बड़े उद्योग, उसके ऊपर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया कि आप हमें पैसा भरो जो आपको प्रॉफिट होता है। अब क्या हुआ नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। सैनिक व्यय में इजाफे और तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी चीज़ों की कीमतों में उछाल आया। अब क्या हुआ कि जो सेना के ऊपर व्यय करना था, सेना के ऊपर मतलब पैसा खर्च करना था, और युद्ध की आपूर्ति के भी करनी थी। युद्धक मतलब यहाँ पर उनको बारूद और ये जो बंदूकें, ये सब मतलब यूनिफॉर्म प्रॉपर और सब कुछ ये सब प्रोवाइड करने के लिए सैनिकों को उनको देना होता था। तो उसकी वजह से जो भारत में जो चीज़ें थी, जैसे लोहा महंगा हो गया क्योंकि बंदूकें तो लोहे से बनती हैं, चमड़ा महंगा हो गया क्योंकि वो जो जूते होते थे वो चमड़े से बनते थे। तो जो ज़रूरी चीज़ें थी ना, उनकी कीमतों में उछाल आना स्टार्ट हो गया। अब क्या होता है नेक्स्ट।
औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो गई। अब क्या हुआ कि जो ऐसे उद्योग थे ना जो ये सब चीज़ें बनाते थे, उनकी वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो गई। अन्य देशों से भारत आने वाला आयात में कमी के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। अब क्या हुआ कि अब बाहर तो युद्ध हो रहा है, बाहर के यूरोपीय देश जहाँ से हम चीज़ें आयात करते थे, मतलब भारत में जो आती थी, तो वो चीज़ें अब आना बंद हो गई, क्योंकि युद्ध के टाइम पर वो लोग अपने देश का संभालेंगे कि हमें देंगे। तो फिर वहाँ से जब चीज़ें आना बंद हो गई, तो अब क्या हुआ कि भारतीयों ने अपने अपने उद्योग खुद ही स्थापित किए और उन्होंने अपनी चीज़ें यहीं पर उगानी स्टार्ट कर दी। तो इससे हमारे भारत को ये फ़ायदा हुआ कि भारत आत्मनिर्भर निर्भर बन गया। तो इससे ये हुआ कि हमारे जैसे अब हम दू हम जैसे मशीनी कपड़ा बाहर से मंगाते थे, तो अब जो उस टाइम पे जो उद्योग थे उन्होंने मशीनें मंगवा कर खुद ही उस कपड़े को बनाना यहाँ पर भारत में स्टार्ट कर दिया। ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो हम पहले बाहर से मंगाते थे उस टाइम पे, तो वो अब जो है भारत में ही बनने लगी थी। इससे भारत आत्मनिर्भर बन गया था कि हमें बाहर से मंगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। युद्ध की वजह से सेना में सिपाहियों की भर्ती, जिन्हें दूसरे देशों में युद्ध के लिए भेजा गया। अब क्या हुआ कि भारत में जो सैनिक थे उस टाइम पे वो बहुत कम थे, और युद्ध में लड़ने के लिए, यानी कि ब्रिटेन में जो युद्ध हो रहा था बाहर बाकी यूरोपीय देशों से, वहाँ लड़ने के लिए, विलायत में लड़ने के लिए उन नई सेना की भर्ती की गई, और मतलब नौजवानों को भर्ती किया गया सेना के अंदर, ताकि वो ब्रिटेन में जाके युद्ध कर सके। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं पॉइंट। वापस आकर सिपाहियों ने साम्राज्यवादी शक्तियों के शोषण को विस्तार से बताया और भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। अब क्या हुआ कि वहाँ से जब प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हो गया, तो वही सैनिक फिर जो जब भारत वापस आए, तो उन्होंने वहाँ पे जो उनके साथ ट्रीटमेंट होता था, या जो बाकी जो सैनिक कैसे जीते थे वहाँ पे, ब्रिटेन के सैनिक कैसे जीते थे, जर्मनी के सैनिक कैसे जीते थे, इन सबको वो देखते थे और नोट भी करते थे। वहाँ की कॉलोनियाँ कैसी बसी हुई थी, वहाँ का रहन सहन, खाना पीना, ये सब देख कर आते थे। तो यहाँ पर आकर वो बताते थे कि वहाँ पे तो ऐसे लोग रहते हैं, वहाँ पे पता है ये खाया जाता है, वहाँ पे तो इतना खुला मतलब माहौल है, और सब इतने अच्छे से रहते हैं, अच्छा वहाँ पर माहौल है। और यहाँ पर तो जो है मतलब ब्रिटेन की सरकार कुछ देती ही नहीं है, और वहाँ के सैनिकों को तो, ब्रिटेन के जो सैनिक होते थे उनको इतना अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा होता था, और भारतीय सैनिकों को कुछ भी ऐसे ही पकड़ा देते थे खाने के लिए। तो ये सब उनको वहाँ पे बुरा लगा होगा, तो उन्होंने फिर यहाँ पर आकर बताया भारत के अंदर कि इनके साथ जो है मतलब काफ़ी भेदभाव, भारतीयों के साथ जो है काफ़ी भेदभाव होता था। तो फिर इन्होंने मतलब जो सैनिक जो थे जो वहाँ से आए थे, उन्होंने फिर औपनिवेशिक शासन का विरोध करना स्टार्ट किया कि उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों होता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं 1917 की रूसी क्रांति के कारण किसानों और मजदूरों के संघर्षों के समाचार तथा साम्राज्यवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिली। अब क्या हुआ कि ये जो ब्रिटेन जब युद्ध लड़ रहा था, तो वो किस किस से लड़ रहा था उस टाइम पे? रूस से लड़ रहा था। ब्रिटेन जो था वो रूस से लड़ रहा था। तो रूस के जो, और रूस का जर्मनी, फ्रांस, इन सब से ही मतलब एक तरीके से आपस में ये सब लड़ रहे थे। तो जो रूस था ना, रूसी क्रांति का मेन जो है वो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन होता है 1917 में। वहाँ पे रूस के अंदर क्या हुआ था, अब वो ये बात है कि 9वीं क्लास में पढ़ोगे आप लोग कि रूस की जो 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था, रूसी क्रांति के नाम से उसे जाना जाता है। 9वीं क्लास का सेकंड चैप्टर है ये। फिलहाल मैं थोड़ा सा ऐसे ही बता देती हूँ आपको कि उसके अंदर ये हुआ था कि वहाँ पर क्या हुआ था, जो जनता थी ना, वहाँ पे लेनिन की सरकार बनी थी। अब लेनिन की सरकार जो थी, जो वहाँ पे पहले जो शासक था वो बिल्कुल ही जनता पे ध्यान नहीं देता था। इस पे इतना टैक्स लगा रखा था जनता पे कि भूखे मरने की नौबत आ गई थी। तो फिर जनता ने जब विद्रोह कर दिया था, तो फिर जो वहाँ का शासक ज़ार था वो भाग खड़ा हुआ था, और वहाँ पर जो सत्ता थी वो लेनिन ने संभाली थी। अब जो लेनिन जो था ना, वो बहुत ही समाजवादी विचारों का इंसान था। उसने कार्ल मार्क्स को पढ़ा हुआ था। तो उसने क्या किया कि ये जो किसान और मजदूर है ना, इनके हितों की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया कि पूरे जो समाज है, जो
वहाँ पर रूसी जो समाज था उसको एक बराबर कर दिया। वहाँ पे कोई भी अमीर नहीं था और कोई भी गरीब नहीं था। वहाँ पर जितने भी अमीरों के घर थे वो सब मतलब ले लिए गए थे। सब सरकारी संपत्ति हो गई थी और सबको घर दिए गए थे रहने के लिए। सबको नौकरियाँ दी गई थी। सबको मतलब सबको रोटी कपड़ा मकान मिलेगा। ये बात हो गई थी वहाँ पे। तो इस तरीके के समाजवादी विचार जो थे ना, वो भारत में भी राष्ट्र जो लोग थे, जो युवा पढ़ रहे थे उस टाइम पर, और जो बाहर से पढ़कर आते थे, वो यहाँ के लोगों को समझाते थे कि रूस में तो ऐसा कुछ हो रहा है कि मतलब वहाँ पे अमीर और गरीब का फासला ही मिट गया है। वहाँ पे तो सब कुछ सरकार के हाथ में है और खेती भी सरकार ही करवाती है और सबको जो अनाज है वो भी सरकार ही बाँटती है। सरकारी स्कूल है, सरकारी हॉस्पिटल है, कुछ भी जो है वो प्राइवेट है ही नहीं वहाँ पर। तो अब जो है ना ये सब विचार जो है ना कि सरकारी जिम्मेदारी उठा रही है, ये सब चीज़ें जो है वो जो युवा पढ़कर आते थे बाहर विदेशों से, वो सब आके यहाँ पे बताते थे, और जिससे कि भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी कि हमें भी समाजवादी सरकार चाहिए। तो कुल मिलाकर ये इतना हमने पढ़ लिया है। तो अब जो है ये आप 9th में पढ़ोगे कि रूसी क्रांति क्या थी और फिर उसके बाद क्या क्या जो चेंजेस हुए थे। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1919 के पश्चात अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष जन आंदोलन क्यों कहलाने लगा। अब ये जो 1919 के बाद जो अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा था जो संघर्ष, वो जन आंदोलन क्यों कहलाया भाई? इसका ये जो ऊपर दे रखा ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर है। मैंने बताया था ना कि 1919 के बाद जो है अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे संघर्ष में धीरे धीरे एक जन आंदोलन के रूप में तब्दील होने लगा। किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ने लगे। क्यों जुड़ने लगे? क्योंकि सबको अब धीरे धीरे ये ज्ञान होने लगा कि सरकार जो है वो बहुत गलत कर रही है, तो इसलिए ये सब जुड़ने लगे आपस में। तो यही 2 लाइनें आएंगी फर्स्ट वाले आंसर में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय उद्योगों के विस्तार में प्रथम विश्व युद्ध को किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ। अब भारतीय उद्योगों के विस्तार में प्रथम विश्व युद्ध कैसे सहायक हुआ, यहाँ पर देखो ये वाला आंसर है। यहाँ पे औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि तथा अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। ये आंसर है कि बाहर से जो है ना वो आयात जो था, मतलब बाहर से जो कच्चा माल आता था वो आना बंद हो गया था युद्ध के कारण। तो इसलिए भारतीयों ने फिर भारत में ही कच्चे माल को ढूंढने के लिए ढूंढा और फिर उसके बाद यहीं पर उद्योग अपने स्थापित कर दिए। तो इससे नए उद्योग खुले थे। तो अब ये जो है ये हो गया। थर्ड वाला देखो, मैंने वो बता दिया, ये वाला आंसर है भाई सेकंड का। ये पूरी लाइन आएगी सेकंड वाले में, ठीक है। तो अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध और 1917 की रूसी क्रांति ने किस प्रकार भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव डाला। तो अब इसका आंसर देखिए, यहाँ से स्टार्ट होगा थर्ड वाले का। ये युद्ध की वजह से सेना में सिपाहियों की भर्ती की गई जिन्हें दूसरे देशों में युद्ध के लिए भेजा गया। फिर सेकंड जो पॉइंट आएगा वो ये वाला आएगा। वापस आकर उन्हीं सिपाहियों ने अपने शोषण की पूरी कहानी बताई बाकियों को। फिर उसके बाद 1917 के जो किसान और मजदूरों का संघर्ष था उसके बारे में भी लोगों ने जो जागरूकता फैलाई और फिर राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। तो ये तीनों पॉइंट आएंगे इसके अंदर थर्ड वाले आंसर में। तो आप ये थर्ड वाले आंसर में मतलब इस तरीके से जो है युद्ध ने इस तरीके से प्रभाव डाला था, इन 2 पॉइंट्स में आ जाएगा। और 1917 की जो रूसी क्रांति थी वो उसने इस तरीके से प्रभाव डाला था। तो ये तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे, आप तीनों लिख लेना। कौन से का आंसर है ये तीनों पॉइंट्स, ये थर्ड का आंसर है। सेकंड का आंसर ये वाली लाइन है और फर्स्ट का आंसर जो हो जाएगा वो ये वाली लाइन हो जाएगी। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फर्स्ट का आंसर है। तो आई होप ये आज की वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।